Welcome again, friends. Very good afternoon. I'm CS Pankaj Kumar Jha. I welcome you all of you in our corporate concept classes. Friends, we are studying Indian Contract Act 1872. Earlier, we have discussed various definitions, detail about offer, acceptance, agreement, and capacity to contract, the essential elements of the contract. So, besides the above, now we are going forward. दोस्तों, हमने कंसिडरेशन के बारे में देखा था कि कंसिडरेशन क्या है। सेक्शन 2D में इसका डेफिनेशन देखा था। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक जो है जिसे कहते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो यानी कि जिसे कि जो कि एक लैटिन वर्ड है, क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। दोस्तों, इससे पहले हमने ये चीज देखा कि जो क्विड प्रो क्यो है, समथिंग इन रिटर्न है, इसका मतलब ये चीज है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होना कहीं कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी होना चाहिए। एक दूसरा इसी के रिगार्डिंग ये चीज है कि न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर action means an agreement without consideration is void. An agreement without consideration is void. सिंपल सा है। ये जो है सो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक जो है सो एसेंशियल एलिमेंट है कि भाई कोई भी चीज किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो वहां पे क्या चीज है कि वो एग्रीमेंट वॉइड होता है, और एग्रीमेंट वॉइड होगा यानी कि उसकी लीगैलिटी नहीं होती है, तो वो वहां पे क्या चीज होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है कि जनरल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल एग्रीमेंट है, वहां पे तो है कि भाई दुनिया लेन देन की है, तुम कुछ मुझे दो, कुछ मैं तुम्हें देता हूं, और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन इस लेन देन की दुनिया से थोड़ी सी हटके भी दुनिया है, जहां पे कि हमारा परिवार है, जहां पे हमारे जो कुछ कल्चर है, इन सब चीजों को जो है यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर भी एग्रीमेंट वैलिड होता है। ये जो है यहाँ पे इसके इस रूल के हिसाब से जो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड का एक्सेप्शन माना गया है उसे। और वो एक्सेप्शंस क्या है, ये चीज अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहली बात क्या चीज है कि सबसे पहला कंसिडर इस तरह का एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो ये क्या चीज कह रहा है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि लव एंड अफेक्शन की वजह से जो है सो क्रिएट किया गया है। पहला एक्सेप्शन की बात हम यदि करें तो एक्सेप्शन की बात करते हैं कंसिडरेशन का, क्विड प्रो क्यो, और दूसरा जो है कि कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वॉइड होता है, उसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जो कि क्या है न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन। तो यहां पे एक्सेप्शन की बात करते हैं। इस जो हमारा सेइंग है, जो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि जो सुपरविटी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका एक्सेप्शन जो है, जो एसेंशियल एलिमेंट है, यहां पे क्या है कि यदि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से, नेचुरल लव और अफेक्शन दो चीजें होनी चाहिए। वो पार्टी वार्टी की बात तो आपको पता ही है कि दो पार्टी होनी चाहिए, कंसेंट है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेचुरल लव। और वो एग्रीमेंट जो होना चाहिए रिटन होना चाहिए। क्या कहते हैं कि रिटन होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी जरूरत यहां पे इसलिए पड़ी है, रीजन क्या है कि आपस में परिवार में आपसी जो रिलेशंस होते हैं, जो कुछ प्यार से जो प्यार के रिलेशंस होते हैं, उसमें लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि
बातें जो है ये होती है कि ये भी कर दूंगा। अब नई नई शादी होती है तो वहां पे तो जो है ये चीज होता है कि कोई भी पति होता है अपनी पत्नी को जो है दुनिया के सारे जो है तारे तोड़ने की बात करता है। तो क्या यदि वो चीज पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल है नहीं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पॉसिबल है लेकिन लोग नॉर्मली जो है प्रैक्टिकली वो चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बातें करने के टाइम में बहुत सारी बातें करते हैं। तो कहते हैं कि नेचुरल लव और अफेक्शन से जो है जो एग्रीमेंट होगा उसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा, फिर भी वैलिड होगा। कंडीशन क्या चीज है कि वो रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि लिखित में किसी ने दे दिया है तो वहां पे क्या चीज होगा कि उसे माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है क्या कि दो भाई होते हैं, दो भाई आपस में जो है सो ये चीज रहता है कि कोई भाई कम पैसे कमा रहा है, दूसरा भाई ज्यादा पैसे कमा रहा है, और उसमें जो कम पैसे कमा रहा है उसके साथ क्या चीज हो जाता है कि उसके साथ जो है कुछ कर्ज उस पे आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में बड़ा भाई क्या कहता है, या जो ज्यादा कमा रहा है वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं है, तुमने जो उधार लिया हुआ है वो उधार मैं चुकता कर दूंगा। तो सिर्फ कहने भर से नहीं होगा, ये चीज उसने रिटर्न में दिया हुआ हो और उसका लिए जो है उसको उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी ये बात जो है ये वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज ये कंसीडरेशन ये जो एग्रीमेंट होगा ये वॉइड हो जाएगा। और यदि उसने लिखित में दे दिया है, उसे रजिस्टर्ड करवा दे उस एग्रीमेंट को, और वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से आया हुआ है, तो एग्रीमेंट कोर्ट में इन द आइज ऑफ कोर्ट ये वैलिड माना जाएगा। इसके बाद जैसे कि इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ। इस केस में क्या हुआ था, एक हिंदू हस्बैंड ने जो है एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा, इन लोगों में क्या चीज होता है, हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो जाती है, होती ही रहती है, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, कोई ऐसा इसका एक्सेप्शन कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लड़ाई हो जाती है तो उसमें ये क्या कहता है कि भाई सीधी सी बात है, तू अलग रह, मैं तेरे साथ अब गुजारा नहीं हो सकता है। अब शादी की है तो कुछ खर्चे दूंगा, क्योंकि जो किया है वो तो भरना ही है। तो और उस चीज के लिए वो रिटर्न में और एग्रीमेंट कर लेता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ये चीज करता है, क्योंकि जब झगड़ा हो गया तब तो जो है सब कुछ रिटर्न में ही चाहिए, और शादी की है तो उसका राइट बनता है वाइफ का कि मिलना ही चाहिए मुझे। तो वो बोलता है कि ठीक है, तैयार हूं मैं खर्चे देने के लिए, लेकिन शर्त क्या चीज है कि तुम्हें अलग रहना पड़ेगा, फिर तुम्हारा मेंटेनेंस का जो पैसा होगा वो मैं दूंगा। तो यहां पे फिर क्या चीज है, ये भूतनाथ मुखर्जी का केस है कि ये प्रॉमिस कर देते हैं कि कुछ पैसे मैं तुम्हारे मेंटेन के लिए दूंगा। तो ये चीज जो है यहां पे क्या चीज है, तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एग्रीमेंट जो है ये वैलिड होगा। यहां पे क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा कि उसने जो है सो झगड़े के बाद ये चीज बोला कि तुम जो है सो जो भी चीजें हैं, तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज है कि देना जरूरी है, लेकिन क्या इन द आइज ऑफ लॉ ये जरूरी है। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वर्ड का जो कंडीशन है वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो इसने तो रिटर्न डॉक्यूमेंट और रिटर्न रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या नहीं है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, क्योंकि झगड़े के बाद ये एग्रीमेंट बना हुआ था। तो यहां पे ये जो है ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। दूसरा क्या है, प्रॉमिस टू कंपनसेट। प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरीली डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर। कि यदि आपने पहले ही कुछ कर दिया था, पहले ही कुछ कर, नॉर्मली तो क्या चीज है कि यदि आपने किसी के लिए कुछ किया है तो वहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए। यहां पे क्या है कि प्रॉमिस टू कंपनसेट कर रहा है, हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरीली, एग्रीमेंट के बाद में पहले से जो वॉलंटरीली डन समथिंग फॉर प्रोमिसर, समथिंग व्हिच द प्रोमिसर वाज लीगली which the promiser was legally compellable to do। यानी कि प्रोमिसर को ये चीज करना ही था और उसके बदले में कुछ किया गया है, वॉलंटरीली किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। A find B person give to B, B promised to give A rupees 500, this is a valid contract। इसी तरह से प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट के केस में क्या चीज है
ये debt barred by limitation cannot recovered. Hence, a promise to pay such a debt without any consideration can be enforced only when in writing and signed by the debtor or his authorized agent. तभी तो होगा, अदरवाइज ये चीज नहीं होगा। कंप्लीटेड गिफ्ट में किसी भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉ ऑफ एजेंसी है, तो एजेंट के लिए भी किसी भी तरह की कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। बेलमेंट में भी जो है नॉट नेसेसरी टू इफेक्ट ए वैलिड बेलमेंट ऑफ गुड्स, इट इज ए कॉल्ड ग्रेसियस बेलमेंट। तो बेलमेंट ग्रेसियस और नॉन ग्रेसियस होता है। इसी तरह से चैरिटी के केस में है, इसमें भी जो है कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। यदि आपने एग्रीमेंट किया है तो आपको ये चीज पूरा करना पड़ेगा। तो ये जो है सो कंसिडरेशन की बात हम लोग कर रहे थे। कंसिडरेशन यहाँ पे जो है सो हमने देखा कि कंसिडरेशन वैसे तो बेसिक रूल क्या चीज है कि विदाउट कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं कि जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से हुआ, टाइम बार्ड डेट से हुआ, या कंप्लीटेड गिफ्ट्स है। तो इन सब केसेस में जो है सो 7-8 चीजें हमने देखा कि यहाँ पे क्या चीज होगा कि वो बिना कंसिडरेशन का भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोविजन जो कि है फ्री कंसेंट। कंसेंट किसे कहते हैं ये हमने देखा। कंसेंट मीन्स क्या चीज है कि उसकी सहमति होनी चाहिए, उसका वो एग्री होना चाहिए, पार्टीज एग्री होनी चाहिए, दोनों ही पार्टी का एग्री होना जरूरी है, तो उसे तो कंसेंट कहते हैं। सेक्शन 13 में कंसेंट की बात की गई है कि टू पर्सन्स आर सेड टू बी कंसल्टेड आफ्टर व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी कि कंसेंसस एड इडम की जो बात हमने किया था वो चीज यहां पे होगा, तो उसे कहते हैं क्या, कंसेंट, जो कि सेक्शन 13 में दिया गया है। फर्दर सेक्शन 14 में कहा गया है फ्री कंसेंट के बारे में। तो अगेन जैसे हमने कहा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसी तरह से फ्री कंसेंट की बात है। जैसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज कहा गया था कि ये लोग इनकैपेबल हैं, उसी तरह से फ्री कंसेंट में भी है कि यदि ये सब चीजें अब यहाँ पे है, प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में ऐसा माना जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं है। तो कंसेंट कैसे लिया गया है, कोएर्सन, undue influence, misrepresentation, mistake, कोएर्सन 15, 16, ये जो है 15 से लेके 20 तक का जो है ये दिया हुआ है कि यहां पे यदि ये इन चीजों की वजह से यदि कंसेंट लिया जाता है, इन चीजों के का इन्वॉल्व करके कंसेंट लिया जाता है, तो ये कहा जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं है। और यदि कंसेंट फ्री नहीं होगा तो ऐसे केसेस में क्या चीज हम मानेंगे कि वो जो एग्रीमेंट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैलिड नहीं है। रीजन भी दिस इज द वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द कंसेंट ऑफ द पार्टी मस्ट बी फ्री। तो यहाँ पे कंसेंट पार्टीज का जो है फ्री होना चाहिए। तो कंसेंट कम नहीं होगा जब कोएर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, ये सारी चीजें यदि होती है तो यहाँ पे माना जाता है कि कंसेंट फ्री नहीं है। अब एक एक करके हम इन चीजों को देखते हैं कि कब जो है कंसेंट फ्री नहीं है, कोएर्सन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन चीजों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कोएर्सन। तो कोएर्सन क्या चीज होता है, कोएर्सन का मतलब है क्या, सेक्शन 15 में जो दे रखा है, committing any act which is forbidden by Indian Penal Code। इंडियन पेनल कोड में जिन चीजों को मना किया गया है, इंडियन पेनल कोड में कोई ऐसा एक्ट जिसे निषेध किया गया है, तो वो चीज कोएर्सन के में आता है। दूसरा क्या आता है, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी।
मीन्स या तो आप कमिट करते हो कोई ऐसा एक्ट जो आईपीसी में मना किया गया है, या आप ऐसा करने की धमकी देते हो। तो ये भी क्या है कि जो आईपीसी में ये कहा गया है, तो ये भी कोएर्सन में आता है। अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती आपने जो है सो कब्जा कर लिया हुआ है और गलत तरीके से, कि जो कि लीगल नहीं है। थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो आईपीसी में मना किया गया है या उसको करने की धमकी देना, किसी की प्रॉपर्टी को जो है अनलॉफुली डिटेन करना या उसे अनलॉफुली डिटेन करने की धमकी देना। तो ये सारी चीजें क्या है कि कोएर्सन में आता है। इसके अलावा ये चारों तो है ही, इसके अलावा और क्या चीज है कि कोएर्सन नीड्स नॉट नेसेसरी प्रोसीड फ्रॉम पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही जो है सो कोएर्सन को यूज करें, मींस आप किसी और के थ्रू भी करवा सकते हैं। कोई और भी करता है उस कंसेंट को लेकर, सपोज करते हैं कि ए ने कहा कि तुम यदि बी को इतने पैसे 50,000 रुपए नहीं देते हो फॉर एग्जाम्पल, तो इन दैट केस यू विल बी मर्डर्ड। तो भाई ए ने बी को कहा कि सी को पैसे देने हैं, तो यहां पे पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो बी और सी है, लेकिन यहां पे ए आकर के इस चीज में इन्वॉल्व होता है, तो वो भी कहा जाएगा कि कोएर्सन है। दूसरा क्या चीज है, कोएर्सन नीड नॉट नेसेसरी बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मींस कि किसी ने पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में से किसी ने जो इस चीज के लिए डायरेक्शन भी नहीं दिया है। इट इज immaterial whether IPC is or is not enforced at the time or at the place where the coercion is employed। तो ये सारी चीजें क्या चीज है कि ये कोएर्सन में होता है। कोएर्सन में दूसरी बात क्या चीज है कि सिर्फ मेंटल ही नहीं, यदि आप फिजिकल टॉर्चर भी किसी को करते हैं तो वो भी कोएर्सन में, मींस की क्या चीज है कि कोएर्सन का मतलब है किसी को प्रताड़ित करना। दैट में बी मेंटल, दैट में बी फिजिकल, और वो किसी तरह से जो कि लीगली नहीं है, तो उस चीज को कोएर्सन करते हैं। वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट खुद करे या पार्टीज टू या कोई अदर देन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का उपयोग करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, किसी से जो है सो हाँ बुलवाने के लिए। तो ऐसे चीजों को क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो उसके बाद क्या किया, इफेक्ट ऑफ थ्रेट टू फाइल अ सूट। If threat to file a suit does not amount to coercion unless the suit is false on charge। यानी कि यदि कोई कहता है, आप सपोज करो कि कोई किसी को कहता है कि तुम जो है सो मेरा खेत यदि जबरदस्ती कब्जा करोगे, मेरी जमीन जबरदस्ती कब्जा करोगे, तो मैं सूट फाइल करूंगा, दैट इज नॉट कोएर्सन। हाँ, यदि ये चीज है कि झूठ मूठ का केस में तुम्हें फंसा दूंगा, तो वो चीज कोएर्सन माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ थ्रेट टू कमिट सुसाइड। चिक्कामामी राजू वर्सेस सेसम्मा का केस है। इसमें भी यही चीज हुआ था कि ये चीज कहा गया था कि ये तो यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यहाँ पे अपना सुसाइड कर लूंगा। यहाँ पे जो है जो चिक्कामामी राजू और सेसम्मा का केस था, इसमें ये कहा गया कि मेरी प्रॉपर्टी यदि तुम जो है सो मेरे भाई को नहीं देते हो, इन दैट केस आई विल कमिट सुसाइड। अब उसकी पत्नी का ये चीज कहना था कि भैया ऐसे यदि तुम करोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उसने इस चीज की जो धमकी दी थी, इसके अगेंस्ट में कोर्ट में गए और इस चीज को माना गया कि नहीं, इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है और तुम्हारा ये जो स्टेटमेंट है, ये जो तुम्हारे स्टेप्स हैं, वो गलत है और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है। एक वर्ड है ड्यूरेस। ड्यूरेस इंग्लिश लॉ में यूज किया जाता है, हमारे इंडियन लॉ में ड्यूरेस का कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ये चीज नहीं देखना है। टू ऑब्टेन जब भी ड्यूरेस डज नॉट इंक्लूड डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी और थ्रेट टू डिटेन प्रॉपर्टी by an employed only by a party to the contract or his agent। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए यहां पे नाम जो है वो यहां पे स्पेसिफाई करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में है। यहां पे कोएर्सन में किसी का कोई पोजीशन होने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस में, इफ कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसमें यह चीज कहा गया है कि इफ वन पर्सन इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट ओवर द विल ऑफ अनदर पर्सन, देन इट कैन बी एंड ही यूजेस इट अनड्यूली to get the consent of another person, then it will be said that undue influence has been used and the contract shall be void। जैसे कि सपोज करते हैं, यहाँ पे फिजिकल की कोई बात नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेंटल ही होता है। जैसे कि कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जहां पे ये माना जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया जा सकता है।
जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, लॉयर और क्लाइंट का रिलेशन। तो इन सभी केसेस में क्या चीज होता है कि आप जो है अपने दूसरे पर्सन का, कोई भी टीचर है वो स्टूडेंट से जो किसी भी चीज के लिए अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है, डॉक्टर है वो पेशेंट का कर सकता है, लॉयर है क्लाइंट का कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या चीज माना जाता है कि यदि इन्होंने अपने पोजीशन का इस्तेमाल किया है और माना जाता है कि दे कैन यूज अनड्यू इन्फ्लुएंस बिकॉज दे आर इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर पर्सन। तो सबसे क्या चीज है, रिलेशन सबस्टिट्यूशन पार्ट मस्ट बी सच दैट वन पार्टी इन पोजीशन टू डोमिनेट द चीज क्लियरली है, द डोमिनेंट पार्टी यूज्ड हिज पोजीशन ऑब्टेनिंग एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। नेक्स्ट क्या चीज है, प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, जो मैंने बताया क्रेडिटर डेटर हस्बैंड वाइफ अदर देन पर्दानसी वुमेन। यहाँ पे ये चीज कहा जाता है कि प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इन सब चीजों में जो सो एक पर्दानसी वुमेन का केस है कि पर्दानसी वुमेन के केस में क्या चीज होता है कि माना जाता है कि भाई उनके साथ यदि आपने कोई कंसेंट किया और उसने कहा कि मैं जो है सो मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ है तो उस टाइम में हमारा जो है सो विल नहीं लिया गया था और मैं सामने, क्योंकि पर्दा नसी वुमेन घूंघट होता है, मुस्लिम का कंसेप्ट है पर्दा नसी वुमेन वो बुरके में रहती है, हिंदुओं में भी जो है सो घूंघट रहता है। अब किसी को जो है सो कोई महिला है उसने ऐसे घूंघट किया हुआ है और आप उससे जो है सो बोलते ऐसा है वैसा है और आप उससे साइन करवाते हो, आप उससे जो है सो कोई मिल लेते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है यदि वो ये चीज साबित करती है कि आई वॉज पर्दा नसी एंड कंसेंट हैज बीन टेकन, आई वॉज नॉट अवेयर रिगार्डिंग दैट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है इसमें सीधी सी बात है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिज्यूम्ड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग टू कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि पार्टी हैज द पोजीशन टू डोमिनेट ओवर द विल ऑफ अदर्स, और दूसरा क्या है ट्रांजैक्शन इज अनरीजनेबल। सिंपल सा है कि यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो यहाँ पे इतने साबित करना पड़ेगा कि यदि ये दो कंडीशन रहेगा, इन सच ए केस डोमिनेंट पार्टी अंडर द बर्डन टू प्रूव द अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज नॉट, तो जिसके अगेंस्ट में कहा जाता है कि इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया है उसे ये चीज प्रूव करना पड़ता है कि नहीं मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया है और ट्रांजैक्शन जो है वो रीजनेबल ट्रांजैक्शन है। तो इन सभी केसेस में चाहे जो कोएर्सन है चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस है यानी कि फ्री कंसेंट यदि नहीं अवेलेबल है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में ये माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी whose consent has been considered by using the coercion or undue influence, means whose consent is not free। Besides this और भी है जैसे कि मिस्टेक है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, जो कि सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21, 22 में जो है दिया गया हुआ है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टिल देन बाय, गुड बाय एंड hope you have understood this। In case of any query you can contact us on our number and on our email ID। Thank you।